पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और 2019 के मुकाबले 4% मतदान कम हुआ। ऐसे में चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष, सभी की चिंताएं थोड़ी बढ़ गई हैं। अगर जम्मू की उधमपुर सीट की बात करें तो यहां पर 2 बार से जीत का परचम लहरा रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी वो संभाल रहे हैं। तीसरी बार भी उधमपुर से मैदान में है। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। पहले चरण का जो मतदान है वो हो चुका, आपकी सीट पर भी उधमपुर में भी मतदान हो गया है। धारा 370 के खत्म होने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। कैसा असर रहा, कोई अंतर देखा आपने? नहीं, आपने अदिति जी ठीक कहा। इस बार एक विशेष उत्साह है और एक अलग स्वरूप में। मैं उदाहरण के तौर पर आपसे ये ध्यान में लाऊं कि आम गली कूचे में चलने वाला व्यक्ति इतना उत्साहित है कि मैंने मोदी जी के कार्यक्रमों को, उनकी योजनाओं के पक्ष में वोट डालना है ताकि मोदी जी 400 प्लस के मैंडेट से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कि आमतौर से जो पार्टी आह्वान करती है लोगों से, इस बार लोग हमें कह रहे हैं। यानी मैं उस दिन एक रास्ते से गुजर रहा था तो एक सेवानिवृत्त अध्यापक, उन्होंने मुझे रोका और बोले, डॉक्टर साहब ठीक चल रहा है सब कुछ? मैं कहा हाँ बिल्कुल। बोले, आपके कार्यकर्ता कुछ थोड़े सुस्त तो नहीं है? मैं कहा नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? और उन महानुभाव का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, किसी राजनीतिक दल से नहीं। तो मुझे बोले, नहीं, मोदी जी को 400 प्लस से बनाना है ना, इसीलिए हमने पूछा। तो यानी आम जनमानस में इस प्रकार का एक विचित्र उत्साह, विशेषकर हमारी मातृशक्ति में, नारी शक्ति में, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोक हित की योजनाएं गत कुछ वर्षों में पहुंची हैं, इन्होंने उनके दिल को छुआ है। बिल्कुल। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उधमपुर की अगर हम बात करें तो आपने 2014 में गुलाम नबी आजाद को हराया, 2019 में और बड़ी जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराया। अब तीसरी बार यहां से आप उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस के लाल सिंह के खिलाफ। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच गए? नहीं, इसमें तो सबसे बड़ा तो हमारा मुद्दा विकास का था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उधमपुर की लोकसभा क्षेत्र गत 10 वर्षों में जो देश के सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है उनमें रहा है। यानी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र के सहयोग से यहाँ बने। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल, जिसका G20 में जिक्र भी हुआ था प्रधानमंत्री द्वारा, वो भी यहाँ निर्माणित हुआ। एशिया की सबसे लंबी रोड सुरंग, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया, चेन्नई नाश्री 9.5 किलोमीटर टनल, वो भी 10 वर्षों में निर्माणित हुआ। उत्तर भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज अटल सेतु, वो भी इसी क्षेत्र में। उत्तर भारत की पहली इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, वो भी इसी क्षेत्र में। उत्तर भारत का पहला नदी सुंदरीकरण का प्रोजेक्ट, नमामि गंगा की तर्ज पर देवी का प्रोजेक्ट, वो भी इसी क्षेत्र में। दर्जनों की संख्या में डिग्री कॉलेजेस बनाए गए, केंद्रीय विद्यालय, लगभग 200 तो पुल ही निर्माणित हुए, छोटे बड़े। इतने अधिक कार्य हुए हैं 10 वर्षों में। वो हमारा एक मेन मुद्दा था और इसलिए संभव हुआ कि मोदी जी ने बिना वो जो पिछले 50-60 वर्षों से एक चल रही थी क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति, क्योंकि तत्कालीन जो सरकारें थी कांग्रेस और उनके सहयोगियों की, वो क्षेत्र से भेदभाव करती रही, क्योंकि इस क्षेत्र में उनको अपना वोट बैंक नहीं दिखता था। तो परिणाम स्वरूप हर एलोकेशन में, हर प्रोजेक्ट में, हर परियोजना में, हर केंद्र के कार्यक्रम में इस क्षेत्र के साथ भेदभाव रहता था। एक बड़ी मिसाल आपको देता हूँ कि 4% आरक्षण यूपीए सरकार ने दिया LOC, जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली सीमा है, वहाँ के युवाओं को। लेकिन जो हमारा क्षेत्र है, जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो पाकिस्तान पंजाब के साथ पड़ता है, जहाँ से बंटवारे की लाइन खींची थी 1947 में, वहाँ पे रहने वाले युवाओं को नहीं दिया। यानी सरहद के एक हिस्से के युवा को आरक्षण, दूसरे हिस्से के युवाओं को नहीं, केवल और केवल वोट की राजनीति, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ से हमें वोट कम मिलता है। पहले चरण की यहाँ पर हम बात करते हैं। पहले चरण का मतदान कम हुआ है। उधमपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 68% मतदान हुआ है, जो पिछली बार से कम है। क्या कहीं लगता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपको कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है? नहीं अदिति जी, ऐसा है कि हमारा इस लोकसभा क्षेत्र में 2019 में लगभग 70% मतदान था और हमारा ये अनुमान था इस बार हम 75% तक पहुँचेंगे। लेकिन भारी बारिश हुई है उस दिन और आरंभिक घंटों में। उसके कारण क्या हुआ कि कुछ लोगों को पहुंचने में देर लग गई, कुछ गाड़ियां देर से आईं और पहुंचते पहुंचते कई बार ऐसे बूथ देखने को मिले कि 70-80 वोटर पहुंच चुके थे, लेकिन 6 बज गए और चूंकि आजकल बहुत सख्ती है वोट नहीं डाल पाए। हमारा अनुमान था कि इस बार हम 75% तक जाएंगे, तो उस कारण इसका वोट अवस्थान थोड़ा
कम हुआ है, लेकिन उत्साह इतना है। जी, तो कहीं पर मौसम था, कहीं पर गर्मी थी, तो अलग अलग तरह से मौसम ने परेशान किया है मतदाताओं को। अगर डॉक्टर सिंह ओवरऑल चुनाव की बात करें तो 102 सीटों पर भी मतदान उम्मीद से कम हुआ है। 2019 में भी पहला चरण ही था जो बीजेपी की कमजोर कड़ी था। तो कहीं बीजेपी के जो 400 पार का लक्ष्य है उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? आशंका हो रही है क्या इस वक्त मन में? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली बार अक्रॉस दी कंट्री, क्योंकि हमारा एक बहुमुखी देश है, हीट्रोजिनस, उत्तर कुछ, पश्चिम कुछ, दक्षिण कुछ, पूर्व उत्तर कुछ, लेकिन मोदी जी का नाम एक ऐसा नाम है सारे देश को एक डोर में बांधता है। और मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहला ऐसा देखने को मिला है। ऐसे अनेकों प्रधानमंत्री हुए जो कुछ एक प्रदेशों में उनकी लोकप्रियता अधिक होती थी, कभी कभी सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में, कभी कभी दक्षिण भारत में, कभी कभी इंडो गैंजेटिक प्लेन में। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और पूर्वोत्तर तक मोदी जी के नाम को लेकर के हर व्यक्ति उत्साहित है। उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर जितेंद्र ये कह रहे हैं कि एनसी का मुकाबला बीजेपी के साथ तो कतई नहीं है, क्योंकि कश्मीर की जो 3 लोकसभा सीटें हैं, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी और बारामूला सीट, उस पर बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे। क्या कहीं दिग्गजों के आगे उम्मीदवार तय करने में बीजेपी को कहीं कोई डर है क्या? नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार केंद्रित पार्टी नहीं है कि जहाँ पर निर्णय रसोई घर में होते हों या डाइनिंग टेबल पे होते हो, या माँ बेटा कर लेती हो या बाप बेटा कर लेते हो। इसलिए ये जो टिप्पणियाँ आती हैं ये उन पार्टियों से आ रही हैं जिनकी कार्यशैली अलग है, जिनकी मानसिकता अलग है, और उसी तरह के उनके माइंड की कंडीशनिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार बाहर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करती है उसी प्रकार अंदर करती है। यहाँ पैनल बनते हैं, पैनल जिला स्तर से प्रदेश स्तर जाते हैं, प्रदेश स्तर से केंद्र तक जाते हैं, और आखिरी निर्णय फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता है, जिसमें हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व बैठे होते हैं, और निर्णय भी पूरे कंसेंसस के साथ होता है, कलेक्टिव होता है, देश हित को रख करके, प्रदेश हित को रख के, लोक हित को रख के, पार्टी हित को रख करके। इसलिए एक स्ट्रेटेजाइज्ड ढंग से ये निर्णय लिए जाते हैं। जी डॉक्टर सिंह, इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे कि बेरोजगारी हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आपके क्षेत्र में भी पलायन समस्या है, तो जो नौजवान इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनसे आप क्या वादा करेंगे? अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या कदम आप उठाएंगे? हाँ, मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ अदिति जी कि पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने नकारा नहीं बेरोजगारी को, उसे आंख नहीं मीची, बल्कि मोदी जी ने स्वयं कहा कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं। और कोई भी सरकार, विश्व का कोई भी देश हो, कोई भी सरकार हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, हर नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन एक जिम्मेवार सरकार इतना प्रयास ज़रूर करती है कि जीविका कमाने के, रोज़गार कमाने के विकल्प पैदा करे। आप देखिए, पहली बार इन 10 वर्षों में ऐसा प्रयास हुआ स्टार्टअप को लेकर के, जहां हम मात्र 350-400 थे, मोदी जी के आने के बाद हम 1.5 लाख तक पहुंच गए। कितने सारे हमारे यूनिकॉर्न्स हो गए। स्पेस में हम सिंगल डिजिट में था, 3 डिजिट स्टार्टअप्स हुए, क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए इसे खोल दिया गया। मुद्रा लोन प्रधानमंत्री ने शुरू किया, बिना कुछ गिरवी रखे हुए आप अपनी रोजगार कमा सकते हैं। विश्वकर्मा अद्भुत योजना, समाज का वो तबका जो अपनी पुश्तैनी कला, हस्तकला से अपनी जीविका भी कमाते थे और साथ में इस देश की सभ्यता, संस्कृति, तहजीब को जिंदा रखते थे, वो कहीं लुप्त होता जा रहा था। क्योंकि मैं यूपी में भी रहा पार्टी के काम से, तो बुजुर्गवार हमें कहा करते थे कि साहब अगली पीढ़ी तो अब काम करेगी नहीं, क्योंकि इसमें कोई कमाई नहीं है, तो हमारे साथ ही ये पीढ़ियों से चल रहा ये समाप्त हो जाएगा। मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना लाई, अगली पीढ़ी इसमें शिक्षण प्रशिक्षण हासिल करे, ताकि वो जो हमारी संस्कृति का एक लेगेसी है वो भी जारी रहे, जीविका। तो ये अद्भुत जो प्रयास हुए हैं अलग अलग स्तर पर, ये कहीं ना कहीं रोज़गार बढ़ाने का भी काम करते हैं। चाहे एग्री स्टार्टअप्स हैं, चाहे बायोटेक स्टार्टअप्स हैं, हमारी बायो इकॉनमी मात्र 10 बिलियन डॉलर हुआ करती थी सन 2014 में, आज बढ़कर के 130 बिलियन डॉलर हो गई। हम देश के पहले 5 बायो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ में शामिल हो गए। ये सारा क्योंकि रोज़गार का जो हमारे मानसिकता में बैठा हुआ था कि सरकारी नौकरी ही रोज़गार है, उसको हटाने का कार्य भी इसी 10 सालों में होने का प्रयास हुआ है। तो आप उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन कहता है कि लोकतंत्र को ये बचाने की लड़ाई है। इस बार वो जनता के बीच यही बात लेकर जा रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है। क्या आपको लगता है कि जनता के बीच वो अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं? चुनौती है आपके लिए इंडिया गठबंधन? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो विपक्ष है तो उन्होंने कुछ कहना ही है। दूसरी बात ये है
कि जैसे मैंने एक बार कहा भी था कि द politician, the opposition is still trying the tricks of the last election, but the voter has moved on. वोटर बहुत जागरूक हो गया, और विशेषकर ऐसे समय में जबकि 70% से अधिक जनसंख्या 40 वर्ष से कम अवस्था की है। जो मैं बात कह रहा हूँ, जो मैं जैसे मैंने कहा 5 बायो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ में, तो आप मेरी बात समाप्त होने से पहले ही कोई बच्चा अपने जेब से मोबाइल निकाल के उसकी तस्दीक कर लेगा। वो ज़माना है जिसमें हम गुजर रहे हैं। इसलिए ये जो पार्टियाँ कह रही हैं कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, आम आदमी ये भी समझता है कि अपना परिवारवाद बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कि वो पार्टियां हैं जिन्होंने पुष्ट दर पुष्ट वंशवाद की आड़ में हमें लोकतंत्र का झांसा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि पहली बार एक फिजा खुली है 10 वर्षों में लोकतंत्र क्या है। और विशेषकर जम्मू कश्मीर में आप देखिए, पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिला परिषदों की स्थापना इसी सरकार ने की। क्या कारण था, ये भी कभी एक प्रश्न आएगा कि 70 वर्ष तक जब जिला परिषदें कायम हो गई सारे देश में, वहाँ क्यों नहीं कायम की गई? क्योंकि चाहते थे कि सत्ता परिवार के हाथ में ही रहे, नीचे तक की सत्ता। और ये वो लोग थे जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जो सेल्फ रूल की बात करते थे। सेल्फ रूल जो जन्मा ही ना हो धरती से, वो कैसा सेल्फ रूल है? इसी प्रकार 73-74 अमेंडमेंट है, वो तो राजीव गांधी के समय में आई थी, जिससे सशक्तिकरण हुआ था लोकल बॉडीज़ का, पंचायत का। जम्मू कश्मीर में नहीं लागू करने दिया गया। कहने का तात्पर्य ये कि इन्होंने अपने परिवारवाद को सुदृढ़ करने के लिए, उसको कायम रखने के लिए इस प्रकार की एक व्यवस्था निर्माणित की, नरेटिव निर्माणित किया, और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसी को बहाल करने के लिए अब ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र का नाम दे रहे हैं। आप परिवारवाद की बात करते हैं आप लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेकिन परिवारवाद तो बीजेपी में भी है। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ऐसे में ये तर्क कहां तक टिकता है डॉक्टर सिंह? नहीं, बिल्कुल टिकता है, क्योंकि जैसे कि एक बार मोदी ने स्वयं भी कहा था, परिवारवाद का अर्थ ये नहीं है कि अगर आप इतनी अच्छी एंकर है तो आपका बेटा या बेटी एंकर नहीं बन सकता। अगर उसमें टैलेंट है तो कौन रोक सकता है उसे, और किसी और का बच्चा तो क्यों नहीं। लेकिन अगर फैसला करने का अधिकार उस परिवार को मिल जाए कि प्रधानमंत्री मेरा ही बेटा बनना है, और पैदा होने से पहले ही मैं डिसाइड कर लूँ कि जो मेरा बेटा पैदा होगा, अभी पैदा नहीं हुआ, वो प्रधानमंत्री बन करके ऊपर से आएगा, मेरी कोख से जन्म लेगा, तो वो परिवारवाद है। और वो कांग्रेस ने उसको प्रोत्साहित किया और दूसरे दलों में वो चला। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। अब आज आप ये नहीं कह सकते कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले कौन से होंगे, लेकिन आप कांग्रेस को लीजिए, आप बता सकते हैं। आप डीएम को लीजिए, पता चल जाएगा। आप समाजवादी पार्टी को लीजिए, आप बता सकते हैं। तो वो है, आप इसका अगर स्पिरिट समझेंगे तो वो परिवारवाद है। परिवारवाद का अर्थ ये नहीं है कि अगर एक कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति एक परिवार में है तो दूसरा प्रतिभाशाली पैदा ही नहीं हो सकता, या होता है तो उसको कुचल दो। इन दोनों चीज़ों में हमें फ़र्क समझना होगा, और मुझे लगता है कि आज देश का आम व्यक्ति इस फ़र्क को समझने लग गया है। लेकिन प्रियंका गांधी का इस पर यह जवाब है कि पिछले 30 सालों से उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी पद पर नहीं बैठा है। वही तो रोना है। वो प्रयास करके भी नहीं कर सकी। प्रयास तो ये है, लेकिन नहीं बन रहा काम, वो बन नहीं रहा सिलसिला। उसी में लगे हुए कि कहीं ना कहीं से बन जाए कोई ना कोई परिवार का। नहीं बन पा रहा तो क्या करे वो। उसको बनाने के लिए प्रणब मुखर्जी को उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया, शरद पवार जी को किनारे लगा दिया, सब कुछ यही किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं कुदरत भी अपना खेल खेलती है। आखिरी सवाल डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपसे, अगर आप उधमपुर में वापसी करते हैं तो आप वहां के लोगों को महंगाई जैसी बड़ी समस्या और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएंगे, ये आप बोल कर जाएंगे वहां की जनता को हमारे टेलीविजन चैनल के माध्यम से? जी हाँ, मैं ये कहूँगा कि पहले 5 वर्ष हमारे गए, उन कोताहियों को पूरा करने में जो हम कर पाए मोदी जी के आशीर्वाद से, जो पिछली सरकार ने छोड़ी थी। जैसे मैंने कहा, शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट रुका हुआ था, हमारा एक पावर प्रोजेक्ट था रेटले प्रोजेक्ट, वो सरकार पिछली रोक के चली गई थी। दूसरे 5 वर्ष हमारे गुजरे हैं वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं और प्रोजेक्ट स्थापित करने में, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस थे, चाहे वो पहला उत्तर भारत के अनेकों संस्थान थे, चाहे इंडस्ट्रियल पार्क, चाहे वो स्टार्टअप्स का था। अब तीसरा हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल वो रहेगा जिसमें हम भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनाएंगे इस क्षेत्र को, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है, इसके बहुत सरमाए हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं जिनको अभी तक ना तलाशा गया ना तराशा गया, एक्सप्लोर नहीं किया गया। हिमालयन रिसोर्स अद्भुत, तो तभी यहाँ से ही रोमा मिशन ने जन्म लिया, और उस तरह से उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक अहम भूमिका निभाने की स्थिति में आ जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र और सिंह, आप जाहिर है रोजगार के भी साधन उपलब्ध।
जी जी बिल्कुल। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया और नतीजों के लिए आपको शुभकामनाएं।